अर्ली 2000s में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ रिसर्चर्स को हड़प्पन सभ्यता का एक स्कल मिला जिसके अंदर एक परफेक्ट राउंड होल था। ये होल किसी वॉर से या किसी इंजरी से नहीं हुआ था क्योंकि इसमें कोई क्रैक्स नहीं थे, कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं था। एंड सरप्राइजिंगली इस होल की जो एजेस थी वो हील हो चुकी थी, जिसका मतलब ये है कि ये होल होने के बाद भी वो इंसान अगले कुछ सालों तक जिंदा रहा होगा, जिस कारण बोन हील हुई। ये स्कल हड़प्पन सभ्यता में हुई एक ब्रेन सर्जरी का पहला एविडेंस था, बिना किसी एनेस्थीसिया, बिना किसी एक्सरे, सीटी स्कैन, बिना किसी मॉडर्न टूल के। सर्जरी को लोग मॉडर्न इन्वेंशन समझते आए हैं, मगर सर्जरी इस दुनिया में बहुत पुरानी है। अगर हम लिम्ब काटने को भी सर्जरी काउंट करेंगे तो 30,000 साल पहले ये हो चुका है। चाहे वॉर के वुंड्स हो या पथरी का ऑपरेशन, एंशिएंट वर्ल्ड ने सब कुछ किया है। स्टोन एज से ही लोगों ने स्कल ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद में अलग अलग सिविलाइजेशंस ने मेडिकल एडवांसमेंट किए, दवाइयों के इन्वेंशन हुए, सर्जिकल मेथड्स के इन्वेंशन हुए, ग्रीस, रोम और पर्शिया ने कई सारे टेक्स्ट लिखे। मगर इन सब के ऊपर रोल रहा एंशिएंट इंडियन वैदिक टेक्स्ट का, जहां जन्मा आयुर्वेद। इस आयुर्वेद ने अपने आप में एक कंप्लीट मेडिकल साइंस को डेवलप किया, जिसमें ट्रीटमेंट, थेरेपी से लेकर एथिक्स तक की बात हो रही है। कई सारी यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती थी और यही इंडियन टेक्स्ट कैसे चलकर पर्शिया गए और फिर पर्शिया से बाद में फारसी में कन्वर्ट हुए, फारसी से कन्वर्ट होकर कैसे वो यूरोप पहुंचे और यूरोपियन साइंस को इंस्पायर किया, ये स्टोरी आज की वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो मैंने फ्रैंकली तब प्लान की थी जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, द इन्वेंशन ऑफ सर्जरी, और ये डॉक्यूमेंट्री देखकर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ यूरोपियन मेडिकल साइंस की बात की गई थी। इंडियन टेक्स्ट का, वैदिक आयुर्वेद का कहीं पर भी जिक्र नहीं था। सो आई थॉट कि ट्रुथ सबके सामने लाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का एपिसोड 17, द इन्वेंशन ऑफ सर्जरी। मगर उससे पहले आप प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दुनिया में सबसे पुराना सर्जिकल एविडेंस आज तक का जो मिला है वो इंडोनेशिया के बोर्नियो आइलैंड में मिला है, जहां पर 31,000 साल पुराना एक स्केलेटन मिला जिसका लिम्ब काटा गया था और वो हील हो गया था। इसका मतलब ये था कि वो पर्सन लिम्ब काटने के 8-10 साल तक भी जिंदा रहा होगा। और ये 31,000 साल पुराना स्केलेटन एकमात्र एविडेंस मिला है जो फार्मिंग, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से पहले का है। इस टाइम पर ह्यूमंस फार्मर्स नहीं थे, हंटर गैदरर्स थे और जंगल में विचरण कर रहे थे। वो किसी सोसाइटी के अंदर सेटल नहीं हुए थे और उस समय ह्यूमंस को समझ होगी कि इस चोट से इस इंसान की डेथ हो सकती है, इसलिए इस लिम्ब को काट देने से इसकी जान बचाई जा सकती है। तो बेसिकली सर्जरी की जरूरत एंशिएंट वर्ल्ड में इसीलिए पड़ी क्योंकि ह्यूमंस बहुत ज्यादा हंटिंग किया करते थे और वॉर्स लड़ा करते थे। इससे उनको होती थी इंजरी और इस इंजरी का इलाज करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए होती थी सर्जरी। और इसी कारण मैक्सिमम सर्जिकल प्रूफ्स हमें प्री हिस्टोरिक टाइम में ग्रेवयार्ड्स में या फिर बैटल ग्राउंड्स पे ही मिलते हैं। ब्रेन सर्जरी जो आज सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी मानी जाती है, इसमें स्कल में होल ड्रिल किया जाता है जिसे कहते हैं ट्रीपैनेशन। इस ट्रीपैनेशन के प्रूफ हमें 12,000 साल पहले मिले हैं। 1970s में सोवियत यूनियन की ड्नाइपर रिवर के आसपास स्केलेटन्स मिले जिसके अंदर ट्रीपैनेशन के प्रूफ्स हैं। ये स्कल अराउंड 12,000 BCE के हैं। फ्रांस में 6500 BCE के लगभग 120 स्कल्स मिले जिसके अंदर 40 में ट्रीपैनेशन हो रखा था। अब इतने मास लेवल पे अगर ट्रीपैनेशन हो तो इसके कई सारे इन्फरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो किसी रिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिस के कारण हुए हों, हो सकता है बहुत सारे लोगों को सर पे चोट लगी हो और उस कारण ब्रेन हैमरेज को ट्रीट करने के लिए स्कल पे ट्रीटमेंट किया हो। बट बेसिकली उस समय ह्यूमंस इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो स्कल में छेद कर सके। अब हालांकि इन सर्जरीज का सक्सेस रेट 50-60% से भी कम रहता था, मगर ये सर्जरीज बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में की जाती होंगी, जब वॉर होती होंगी, इंजरी हो जाती होगी और एकमात्र रास्ता है कि ब्रेन सर्जरी करके इंसान को बचा लिया जाए। उस समय सक्सेस रेट नहीं देखी जाती थी। बट थैंकफुली हमारी सर्जरी आज बहुत डेवलप हो चुकी है और बहुत अच्छी सर्वाइवल रेट है। इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ गई हैं जो बॉडी के अंदर का सारा कुछ पहले ही बता देती हैं। एक्सरे, सीटी स्कैन, कैमरा और रोबोट्स के थ्रू सर्जरी की जा रही है। कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें सर्जरी के कारण नई डिजीजेस का क्योर मिल चुका है। अब सर्जरीज उतनी फिजिकली डेंजरस नहीं है, मगर ये फाइनेंशियली डेंजरस ज्यादा बन चुकी है। आज एक छोटे से सर्जिकल प्रोसीजर के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो वो आपकी सेविंग्स को ड्रेन कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सबसे पहला स्टेप है कि हर इंसान को जितना जल्दी हो सके एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर लेकर रखना चाहिए अपने और अपनी फैमिली के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, एक फाइनेंशियल बॉडीगार्ड है जो आपके बैंक बैलेंस को बनाए रखेगा और आपको फाइनेंशियल बैंक्रप्सी से बचाएगा। और सिर्फ 700 से 900 रुपए पर मंथ के प्रीमियम पे आपको 10 से 20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस अपने और फैमिली के लिए मिल सकता है। ऊपर से इसमें कई सारी क्रिटिकल इलनेसेस भी कवर हो जाती हैं जिससे आप और सेफ रहते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने जो 18% GST लगता था हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, उसको भी हटा दिया है, तो प्रीमियम और सस्ते हो गए हैं।
अब यहाँ तक तो बात सबको समझ में आती है, मुझे भी आती थी, मगर इसके आगे जाके हमारी गाड़ी अटक जाती है क्योंकि 25 से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हैं और समझ में नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा सही है। कैसे पता करें कि क्या क्या कवर्ड है, क्या चीज़ें हिडन है, क्या कवर्ड नहीं है। इसीलिए मैंने यूज़ किया डिट्टो इंश्योरेंस ताकि मुझे एक स्पैम फ्री और जेन्युइन हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइस मिल सके। डिट्टो एक जीरोधा बैक्ड प्लेटफॉर्म है और ये आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर का काम करता है। और बेस्ट पार्ट इनका ये है कि इनका कंसल्टेशन कॉल्स, इंश्योरेंस खरीदना और क्लेम सपोर्ट देना सारा का सारा 100% फ्री है हमारे लिए। प्लस अगर आपका क्लेम कभी डिनाई हो जाता है तो डिट्टो आपके साथ फाइट करता है पेपर वर्क में, कंपनी से बातचीत करने में। दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स की तरह ये कभी आपको स्पैम कॉल नहीं करते, कभी आपको फोर्स नहीं करते कि आप इंश्योरेंस खरीदिए ही खरीदिए। आप अपनी पेस पे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। इनसे कंसल्टेशन कॉल बुक करके आप समझ सकते हैं इंश्योरेंस के फीचर्स क्या हैं। मैंने भी डिट्टो की वेबसाइट पर जाकर एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक किया, अपने और अपनी फैमिली के लिए राइट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को समझा और चूज किया। तो डिट्टो पर अपनी फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए सर्जरी की हिस्ट्री पर वापस आते हैं। प्री हिस्ट्री जिसकी हमने बात की थी उसमें हमें सर्जरी के इतने ज्यादा प्रूफ नहीं मिले जितने हमें सिविलाइजेशंस में मिले। इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज, इन सभी सिविलाइजेशंस में जो अराउंड 3000 BC के आसपास डेवलप हुई थी, हिस्ट्री में सर्जरी और मेडिसिन के प्रूफ मिलते हैं। इंडस वैली की अगर बात करें तो हड़प्पा, लोथल और कश्मीर की बुरजोहम साइट पर ऐसे स्कल्स मिले हैं जिनके अंदर ट्रीपैनेशन होल्स हैं। मॉडर्न डे पाकिस्तान में एक साइट है मेहरगढ़ नाम की, इसके स्कल्स के अंदर टीथ के अंदर ड्रिलिंग मिली है, जिसका मतलब है टीथ में सर्जरी की गई थी। और ये स्कल्स 9000 साल पुराने हैं और ये प्रूफ है सबसे पुरानी डेंटल सर्जरी का। कई सारे टूल्स मिले हैं टीथ सर्जरी के, बो ड्रिल्स, फ्लिंट टिप्स और शार्प टूल्स। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सारे हर्ब्स और मिनरल्स को यूज किया जाता था एज मेडिसिन, जिसका मतलब यह है कि इनकी मेडिकल साइंस काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेड थी और कई सारे डिजीजेस का ये ट्रीटमेंट किया करते थे विद सर्जरी एंड विदाउट सर्जरी। कई सारे एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं जो ये कहते हैं कि ब्रेन और बोन सर्जरी के अलावा भी कई सारी सर्जरीज की जाती थी, जैसे एब्डोमेन सर्जरी या फिर किसी और बॉडी पार्ट पे। मगर क्योंकि हमें जो स्कल्स मिलते हैं, जो हमें स्केलेटन्स मिलते हैं, उनमें केवल बोन्स में ही आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, इसलिए हमें बाकी सर्जरीज का प्रूफ नहीं मिला है। अब चलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरफ। मेसोपोटामिया के अंदर डिजीज को गॉड का कर्स कहा जाता था, इसलिए जो डिजीज ट्रीटमेंट करने वाले होते थे वो होते थे प्रीस्ट और पंडित। और जो हैंड्स ऑन सर्जरी थी वो एक लो स्टेटस क्राफ्ट मानी जाती थी। निनेवे नाम की एक साइट है जहां पर क्ले टैबलेट्स मिले हैं। इनके अंदर डिमोनिक प्रोसीजर्स हैं, कैसे तांत्रिक विद्या से डिजीजेस को भगाया जाए। मगर कुछ और क्ले टैबलेट्स के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी मिले हैं, कई सारे टूल्स के डायग्राम्स भी मिले हैं जो ये बताते हैं कि सर्जरी शायद कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जाती थी मेसोपोटामिया। इनफैक्ट 18th सेंचुरी BCE के अंदर एक बहुत फेमस कोड लिखा गया था, द कोड ऑफ हम्मुराबी, जिसके अंदर कई सारे कोड्स, गवर्नेंस लॉज लिखे गए हैं। इनमें से कुछ लॉज सर्जरी के लिए भी लिखे गए हैं। एक बहुत ही फेमस लॉ है कि अगर कोई सर्जन किसी नोबल के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करता है और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसे एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा, मगर अगर वो अनसक्सेसफुल होता है और नोबल की डेथ हो जाती है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये लॉज माल प्रैक्टिसेस को भी डिफाइन करते हैं। मेसोपोटामिया के थोड़ा और वेस्ट में चले तो हमें मिलेगी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के सारे डॉक्यूमेंटेशन हुए थे पेपिरस नाम के एक पेपर पर, और इन पेपर्स के ऊपर लिखे हुए हमें कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स मिले हैं। ये लोग फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्कल इंजरी, स्पाइन इंजरी, फेशियल इंजरी का भी इलाज किया करते थे सर्जरी के थ्रू। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन में प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिसेस साइंटिफिक मेथड्स के लिए, साइंटिफिक नॉलेज के लिए किसी की चीर-फाड़ करने को अलाउ नहीं करती थी। तो यहाँ के जो साइंटिस्ट और सर्जन थे वो बॉडी को एनालाइज कैसे करते थे? ममीफिकेशन से। इजिप्ट में जो ममीज बनाने की प्रोसीजर थी उसमें कई सारे ऑर्गन्स को काटना, पीटना, निकालना इन्वॉल्व था, और इसी कारण लोग वहां पे एनाटॉमी समझ पाते थे। उनको ये समझ में आ गया था कि ब्लीडिंग्स को कहां से रोकना है, कौन सा ऑर्गन कहां लोकेटेड है। अब चलते हैं एकदम ईस्ट में चाइनीज सिविलाइजेशन की तरफ। ब्रॉन्ज एज में शैंग डायनेस्टी में एंशिएंट चाइना में कुछ टूल्स और हर्ब्स मिले हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि वहां मेडिसिन प्रैक्टिस की जाती थी। हाउएवर जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थी वो एक्यूपंक्चर और हर्बल ट्रीटमेंट तक ही लिमिटेड थी, क्योंकि कन्फ्यूशियन थ्योरीज परमिट नहीं करती थी किसी भी इंसान की चीर-फाड़ करना। अब चाइना में एक रिबेलियस स्टैंड आउट फिगर था हुआ टुओ, जो अराउंड 200 AD के आसपास सर्जरी किया करते थे लोगों को जनरल एनेस्थीसिया देकर। इन्होंने कैनाबिस और वाइन को मिक्स करके एक ऐसा मिक्सचर बनाया जो जब एडमिनिस्टर किया जाता था किसी पेशेंट को तो वो अनकॉन्शियस हो जाता था। उस पर ये एब्डोमेन सर्जरी तक परफॉर्म किया करते थे और पेशेंट को बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता था। मगर हुआ टुओ को चाइनीज सिविलाइजेशन में ज्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो कन्फ्यूशियन थ्योरी के अगेंस्ट काम करते
करते थे और इसीलिए एक वॉरलॉर्ड काओ काओ ने उनका एग्जीक्यूशन कर दिया और उनके सारे टेक्स्ट जो राइटिंग्स उनकी थी उनको जला दिया। और इसी कारण चाइनीज मेडिसिन और सर्जरी पर थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया, एक स्टॉप लग गया और वो ग्रो नहीं कर पाई, उनका नॉलेज लिंक टूट गया। अब चलिए बात करते हैं वैदिक इंडिया, आयुर्वेद, चरक और सुश्रुत की। एंशंट वैदिक इंडिया में आयुर्वेद का डेवलपमेंट हुआ है 600 BC से लेकर 600 AD तक और धीरे धीरे ये एक फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंट मेडिकल साइंस बन गई थी, जिसमें टेक्स्ट थे, स्क्रिप्चर्स थे, सर्जिकल प्रोसीजर्स थे, थेरेपीज के प्रोसीजर्स थे। इनफैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को एथिक्स तक सिखाया जाते थे और प्रॉपर यूनिवर्सिटीज थी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, जहां पर मेडिकल साइंस का कोर्स हुआ करता था। आयुर्वेदा में बॉडी की हेल्थ को बैलेंस करने के लिए 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, और इन दोषों के डिसबैलेंस के कारण ही कई सारी डिजीजेस पैदा होती। आयुर्वेद ने डिजीजेस को लिंक किया रॉन्ग डाइट से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, इन्फेक्शन से, और ये बताया कि डिजीजेस भगवान का कर्स नहीं है। और इसको डेवलप करने वाले सबसे पहले स्टैंड आउट फिगर थे आचार्य चरक, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है और मास्टर ऑफ इंटरनल मेडिसिन यानी कि काय चिकित्सा कहा जाता है। काय चिकित्सा का मॉडर्न मीनिंग है जनरल इंटरनल मेडिसिन, जो लोग फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं वो लोग। आचार्य चरक ने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे दोष बनते हैं और उससे हमारी बॉडी में टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, कैसे हमारा डाइजेशन, कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो वह हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, और कैसे वात, पित्त और कफ का ये जो त्रिदोष सिस्टम है ये अलग अलग डिजीजेस का कारण बनता है। इन्होंने दुनिया को समझाया कि कैसे कई सारी एपिडेमिक्स फैल सकती हैं गंदे पानी से, गंदे खाने से और आसपास के वातावरण की गंदगी से, पॉल्यूशन से, और इन्होंने दुनिया को पब्लिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझाया। इन्होंने कहा कि एक करप्ट सोसाइटी एक साथ बीमार पड़ती है, जो हमें पैंडेमिक्स में देखने को मिलता है, एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन में देखने को मिलता है। इन्होंने दुनिया को हाइजीनिक रहने के तरीके समझाए, हाथ धोना, नियमित स्नान करना, एक दूसरे का झूठा नहीं खाना। इनके जो शिष्य थे, जिनको ये मेडिकल साइंस की ट्रेनिंग दिया करते थे, उनको ये एथिक्स समझाते थे, कैसे पेशेंट का इलाज करना है, उसके साथ सहानुभूति रखनी है, ये सारे इनके टेक्स्ट में लिखे गए हैं। और आयुर्वेद के दूसरे स्तंभ थे आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी या फिर फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता के अंदर शल्य चिकित्सा या फिर सर्जरी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स लिस्ट किए हैं और 100 से भी ज्यादा टूल्स के बारे में लिखा गया। स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स मिलती हैं हमें इंसिजन बनाने की, एक्सीजन की, ब्लड को रोकने की, फ्रैक्चर को ट्रीट करने की, ब्लैडर के स्टोन को निकालने की, कैटरैक्ट सर्जरी की, इनफैक्ट सिजेरियन सेक्शन की भी ट्रेनिंग इन्होंने दी थी। ये अपने स्टूडेंट्स को पहले लौकी और कद्दू के ऊपर सर्जरी करना सिखाते थे, उसके बाद में एनिमल्स को यूज किया जाता था, उसके बाद में रियल ह्यूमन बींग्स के ऊपर सर्जरी करना सिखाया जाता था। इफेक्टिवली इन्होंने एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया जहां पर शिष्यों को प्रॉपर लैब में सिखाया जाता था कि सर्जरी कैसे करनी है, और इनसे पहले तक कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सर्जरी की एजुकेशन नहीं थी पूरे वर्ल्ड में। इनका सबसे फेमस सर्जिकल प्रोसीजर है नाक की प्लास्टिक सर्जरी करना, जिसे राइनोप्लास्टी बोला जाता है। होता क्या था कि उस समय नाक काट देना एक बहुत कॉमन पनिशमेंट था जो राजा महाराजा दे दिया करते थे, और इस कटी हुई नाक को जोड़ने का काम सुश्रुत किया करते थे। ये उसी इंसान के गाल की या फिर फोरहेड की स्किन को लेकर उसको फोल्ड करके नाक को रिक्रिएट करके बना दिया करते थे, और इसी मेथड को उठाकर यूरोप में राइनोप्लास्टी डिस्कवर की गई थी। ये एंशिएंट प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहला एग्जाम्पल था। सुश्रुत के बाद में कई सारे लेजेंडरी टीचर्स आए, जैसे कि अत्रेय, वाघभट्ट, जिन्होंने आयुर्वेदा में और ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने आयुर्वेदिक टेक्स्ट को डिफाइन किया, सुश्रुत और चरक की राइटिंग्स को कंपाइल किया, उनको इंप्रूव किया। वाघभट्ट ने अपनी किताब लिखी अष्टांग हृदय, और इस तरह से आयुर्वेद की ग्रेट ट्रायलॉजी बन गई, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। और टुगेदर इन सब टेक्स्ट से निकलकर आई 8 सब ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। काय चिकित्सा यानी कि इंटरनल मेडिसिन, बाल चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन या फिर पीडियाट्रिक्स, गृह चिकित्सा यानी कि साइकोलॉजी, ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी कि शरीर के ऊपर के अंगों की चिकित्सा, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, दमस्त्र चिकित्सा यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, जड़ चिकित्सा यानी कि जेरियाट्रिक्स, रिजुविनेशन, और वृष चिकित्सा यानी कि एफ्रोडीसियाक थेरेपीज। तो अब चलिए देखते हैं कि ग्रीस, रोम और पर्शिया में क्या चल रहा था। ग्रीस में पहले ना कुछ टेम्पल कल्ट्स हुआ करते थे जो हीलिंग किया करते थे अपनी तांत्रिक विद्या से। इसके बाद में जो सबसे पहले लेजेंडरी फिगर मेडिसिन में उभर कर आए वो थे हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस ने कई सारे डिजीजेस की ट्रीटमेंट के बारे में लिखा है, सर्जरी के बारे में लिखा है, स्पेशली फ्रैक्चर्स, जॉइंट इंजरी, हेड इंजरी के बारे में उन्होंने लिखा है। और हिपोक्रेटिस के जो टेक्स्ट हैं उनके अंदर सबसे फेमस चीज है हिपोक्रेटिक ओथ, जो 5th सेंचुरी BC में लिखी गई थी। ये हिपोक्रेटिक ओथ डिफाइन करती थी कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का, उसको शपथ दिलाई जाती थी। और ये शपथ रीसेंट टाइम तक, मॉडर्न टाइम तक मॉडिफाइड वे में हर कॉलेज में दिलाई जाती है। अरे यार, तुम डॉक्टर लोग क्या कसम खाते हो कि कभी पेशेंट को ना नहीं बोलेंगे? वो क्या बोलते हो उसको, हिपोक्रेटिक ओथ?
रोमन मेडिसिन ने भी ग्रीक मेडिसिन से ही सीखा, वहां से टेक्नोलॉजी और विद्या उधार ली, मगर इसके साथ में उन्होंने कुछ एडिशंस किए। उन्होंने अर्बन प्लानिंग, अर्बन सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ को भी इसमें इंक्लूड किया। अराउंड 200 एडी में गैलन नाम के एक ग्रीक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे जो रोम में प्रैक्टिस किया करते थे। इन्होंने एनिमल्स के ऊपर सर्जरी करके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत डीप नॉलेज डिराइव किया और सर्जिकल प्रोसीजर्स किया करते थे। रोम की आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें स्कैल्पल्स, फोर्सेप्स जैसे सर्जिकल टूल्स मिलते हैं और ये जो मॉडर्न टूल्स हैं उनसे स्ट्राइकिंगली सिमिलर हैं, जिसका मतलब है ग्रेको रोमन विद्या काफी एक्सपैंड हो चुकी थी, काफी मॉडर्नाइज हो चुकी थी। अब अगर पर्शिया की बात करें, मॉडर्न डे ईरान की, तो यहाँ पर 3rd से 7th सेंचुरी के बीच में एक एम्पायर आया था, सेसेनियन एम्पायर, जिसकी हमने वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के पिछले एपिसोड में बात की थी। इन्होंने पर्शिया में एक मेजर अकेडमिक मेडिसिन हब डेवलप किया, द अकेडमी ऑफ गोंदीशापुर। इस इंस्टीट्यूट में एक हॉस्पिटल था, एक मेडिकल स्कूल था, एक लाइब्रेरी थी और यहाँ से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि मेडिकल स्कूल को हॉस्पिटल के साथ में ऑपरेट करना चाहिए। इस अकेडमी ऑफ गोंडीशापुर में ग्रीक, रोमन से लेकर इंडियन फिजिशियंस, इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स तक आते थे और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की विद्या का एक समागम हुआ, आपस में आदान प्रदान हुआ। और सोर्सेज के हिसाब से गोंडीशापुर के कारण मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हुई, क्योंकि वर्ल्ड के हर पार्ट ने, वर्ल्ड की हर सिविलाइजेशन ने एक दूसरे से सीखना यहाँ पर चालू किया। अब 7th सेंचुरी के बाद में पर्शिया भी इस्लामिक एम्पायर के अंडर आ चुका था और इस्लामिक एम्पायर मिडिल ईस्ट में बहुत एक्सपैंड कर चुका था। इस्लामिक एम्पायर में ग्रीक, पर्शियन और इंडियन मेडिसिन टेक्स्ट को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। अरेबिक फार्मेकोलॉजी डेवलप हुई जो इंडियन मेडिसिन से इंस्पायर्ड थी। कई सारे इंडियन प्लांट नेम्स, संस्कृत नेम्स इन्होंने अपने अंदर जो के त्यों समाहित किए। फॉर एग्जाम्पल, चंदन का संदल हो गया, जाति फल का जायफल हो गया, त्रिफला को इत्री फल बोलने लगे ये लोग। इब्न सीना, जो एविसेना के नाम से वेस्ट में पॉपुलर हुए, इन्होंने 10th सेंचुरी के अंदर अपनी कैनन्स ऑफ मेडिसिन बुक लिखी और इस्लामिक वर्ल्ड से लेकर रेनेसांस यूरोप तक ये एक स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक थी। इसी तरह यहाँ पर अल ज़हरावी हुए, जिन्होंने 30 से ज्यादा वॉल्यूम्स लिखे हैं मेडिसिन के ऊपर और इनकी लास्ट कुछ वॉल्यूम्स सर्जिकल प्रोसीजर्स को डिफाइन करती हैं, 200 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स डिफाइन करती हैं। अब 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में यूरोपियंस आए और उन्होंने बहुत सारे इस्लामिक टेक्स्ट को अरेबिक से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया। कई सारे बाइजेंटीन ऑथर्स ने अरेबिक टेक्स्ट को बेस बनाकर अपनी मेडिसिन लिखी और इस तरह से यूनानी पद्धति का इवोल्यूशन हुआ। तो यूनानी पद्धति बेसिकली इंडियन, ग्रीक और पर्शियन प्रैक्टिसेस के समागम से बनी थी। तो चलिए, अब तक हमने ये समझा कि कैसे इंडियन मेडिसिन पर्शिया गई और पर्शिया से अरेबिक टेक्स्ट में ट्रांसलेट होकर वेस्ट ने उससे अपने आप को डेवलप किया। मीनवाइल यूरोप के अंदर क्या चल रहा था, चलिए ये समझते हैं। वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो चर्चेज हुआ करते थे वो फिजिशियंस को सर्जरी करने की इजाजत नहीं दिया करते थे। उसको एक मीनियल टास्क माना जाता था, उसको एक सिन माना जाता था। इसलिए सर्जरी करना बार्बर्स के हाथ में चला गया और बार्बर सर्जन्स डेवलप हुए। ये बार्बर सर्जन्स एक ही दुकान पर हेयर कट करते, शेविंग करते, ब्लड लेटिंग करते, जो एक पद्धति डेवलप हुई थी जिसमें खून को निकाला जाता था अलग अलग डिजीजेस के क्योर के लिए। हालांकि ये कितना सही था कितना नहीं ये डिबेटेबल है। ये बार्बर्स धीरे धीरे टूथ एक्सट्रैक्शन और लिम्ब एम्प्यूटेशन तक करने लग गए थे। आप अगर यूरोप और अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर बार्बर की दुकान के बाहर आपको रेड, व्हाइट और ब्लू स्ट्राइप का एक पोल दिखाई देगा। ये पोल पहले सिंबलाइज करता था बार्बर सर्जन्स को, जो धीरे धीरे बार्बर्स ने यूनिवर्सली अपने साइन के रूप में अडॉप्ट कर लिया। अब क्योंकि यूरोप में रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां किया करते थे, इसी कारण ये बार्बर्स धीरे धीरे बैटलफील्ड पर साथ में जाने लगे। इनकी जरूरत पड़ने लगी सैनिकों का उपचार करने के लिए। इनफैक्ट हिपोक्रेटिस ने तो कह भी दिया था कि हूएवर वांट्स टू बी अ सर्जन शुड गो टू वॉर। इसके बाद धीरे धीरे यूरोपियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट से इंस्पायर होकर अपनी साइंस को डेवलप किया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है 1794 का। यूरोप की जेंटलमैन्स मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा कि इंडिया के एक ब्रिक मेकर का नाक कट गया था, जिसको रिपेयर किया एक लोकल टाइल मेकर ने। उसने उस इंसान की फोरहेड की स्किन ली और उसी को फोल्ड करके उसका नाक बनाकर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर दी। और ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की पद्धति कहीं ना कहीं हमारी वैदिक एज से ट्रांसफर होकर उस तक पहुंच गई होगी। अब लंदन के एक सर्जन थे जोसेफ कार्पियो, जिन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा और उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो वहां गए, उसको स्टडी किया और उस मेथड को नाम दिया द इंडियन मेथड। उस मेथड को वो यूरोप लेकर आए और वहां पर सक्सेसफुली इसको रिक्रिएट करके नोज जॉब या फिर राइनोप्लास्टी का इन्वेंशन किया। देयरफॉर यूरोप में जो मॉडर्न मेडिसिन और एनेस्थीसिया और सर्जरी ये सब डेवलप हुए हैं, ये सब हवा से नहीं आए हैं। ये सब बहुत सदियों के, बहुत सारी अलग अलग सिविलाइजेशंस के कंबाइंड नॉलेज का फल है। और 19th सेंचुरी के बाद से सर्जरी एक डेस्परेट लास्ट मिनट रिजॉर्ट नहीं रहा।
वो एक लाइफ सेविंग टेक्निक बन गया। जब एनेस्थीसिया की डिस्कवरी हुई, क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी हुई, तो सर्जरी पेनलेस बन गई। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक टेक्निक्स इन्वेंट की, जिसके कारण सर्जरी से होने वाले इन्फेक्शन और कम हो गए और सर्जरी और ज्यादा रिलायबल हो गई। इस कारण भी धीरे धीरे सर्जरी एक एक्सेप्शन की जगह एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई। और इसके बाद टेक्नोलॉजी ने ब्रेक थ्रू जो किया है, जो ऑपरेशन थिएटर्स लेकर आए, एक्सरे, सीटी स्कैन लेकर आए, जो रोबोट्स और कैमरा लेकर आए, उन्होंने सर्जरी में 4 चांद लगा दिया। मगर इतनी बड़ी मॉडर्न सर्जरी के डीप में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर टीचिंग्स हैं, वो वही हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज ह्यूमन बॉडी पर ऑपरेट करने का। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी ऑपरेशन थिएटर में जाएं, भगवान करे जाना नहीं पड़े, तो उसको देख कर सोचिएगा कि ये कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की मेहनत का फल है। तो ये थी कहानी इन्वेंशन ऑफ सर्जरी की। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं जो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां पर जाकर आप डिटो की फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।